राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 व 21 के अलावा अन्य सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, लेकिन आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है, तो अनुच्छेद 19, 20, 21 का निलंबन नहीं होगा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर होता है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। यह वाद योग्य न्यायोचित है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य और गैर न्यायोचित हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, यह राज्य के कर्तव्य होते हैं। मौलिक अधिकार राज्य नैतिक लोकतंत्र के पोषक हैं, यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के पोषक हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं, अर्थात गैर न्यायोचित हैं। राज्य नई नीतियों के निर्माण में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु नागरिक, सामाजिक एवं आर्थिक राजनैतिक न्याय उपलब्ध। और 38(2) में 44वें संशोधन 1978 द्वारा राज्य आय की असमानता को दूर करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। अनुच्छेद 39A राज्य महिला व पुरुषों हेतु आजीविका उपलब्ध करवाएगा। 39B राज्य भौतिक संसाधनों का नियंत्रण सामूहिक हित में करेगा। 39C राज्य उत्पादन व वितरण के साधनों में संकेंद्रण पर रोक लगाएगा। 39D यदि महिला व पुरुष कार्य समान करें तो उनके वेतन भी समान होने चाहिए। 39E कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य ना करे जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल नहीं हो। 39F बच्चों हेतु गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध हो। 39 कैपिटल ए 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें राज्य नागरिकों को समान व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा एवं उन्हें वो शक्ति व अधिकार प्रदान करेगा जिससे वो स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर सकें। अनुच्छेद 41 राज्य बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी व निःशक्तता के समय काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 42 राज्य काम के लिए मानवोचित व न्यायसंगत दशा उपलब्ध करवाएगा। प्लस में प्रसूति सहायता के संबंध में उपलब्ध बनाएगा। अनुच्छेद 43 राज्य काम के बदले निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 43A कैपिटल ए 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया राज्य कर्मकारों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करवाएगा। 43B कैपिटल राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। यह 97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। भारत में फौजदारी मामलों में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन दीवानी मामले में जैसे विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार, बोधनामा, इसमें न्यायालय धर्म के आधार पर सुनवाई करता है। सायरा बानो वाद 2017 उच्चतम न्यायालय ने तलाक
तलाक ए विद्दत अर्थात 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा व उनके बाल्यावस्था का ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति व एवं पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा, उनके लिए लोक सहायता, शिक्षा व सामाजिक न्याय से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य के प्राथमिक कर्तव्य राज्य के नागरिकों के पोषण व उनके जीवन स्तर को उच्च बनाए रखेगा। औषधीय प्रयोजन से भिन्न मदिरा व अन्य नशीले पदार्थों पर रोक बनाएगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि व पशुपालन हेतु उन्नत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपलब्ध करवाएगा। गौ हत्या, दुधारू व मालवाहक पशु व बछड़ों के वध पर रोक लगाना, दुधारू व मालवाहक पशुओं की नस्ल सुधार का प्रयास करेगा। 48 कैपिटल ए 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, वन व वन्य जीवों का संरक्षण व संवर्धन करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, राष्ट्रीय धरोहरों व स्मारकों का संरक्षण व संवर्धन करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक पृथक करेगा। कार्यपालिका स्थायी होगी, जैसे कि IAS व RAS, और न्यायपालिका कैसे होती है, स्थायी होती होगी। तो अनुच्छेद 51 यह भारत की विदेश नीति का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी देशों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते की पालना, दो देशों के मध्य विवाद की मध्यस्थता से निपटाया जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कथन KT शाह कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व बैंक के उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। नसरुद्दीन कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष के संकल्प पत्रों के समान हैं जो जनवरी के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। MC छांगला, यदि नीति निर्देशक तत्व लागू हो जाएं तो भारत स्वर्ण की भांति दिखने लगेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषता है। TT कृष्णमाचारी कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। के संतानम कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी। 42वें संशोधन 1976 द्वारा भाग 4(1) के अनुच्छेद 51A में कुल 10 कर्तव्य जोड़े गए जो सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए थे। 86वें संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, अतः वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। एंथम संविधान का पालन व उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। बापू स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कम्युनिटी यूनिटी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। डिफेंस देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इक्वलिटी भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करें जो धर्म, भाषा और क्षेत्रों या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो या ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। फैंसी कल्चरल हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा
का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ग्रीनरी प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एच, ह्यूमैनिटी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ई, इंडियन प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जे, जॉइंट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। के, किड्स, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। न्यायमूर्ति RC लाहौटी ने मौलिक कर्तव्यों को 100 पीस व मृत अक्षर के समान बताया है। मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वित करने हेतु 1999 से 2000 में बर्मा समिति का गठन किया गया, जिन्होंने प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाने की बात कही एवं स्कूल व शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही। अब नया चैप्टर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी करते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बताता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि को बताता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन को बताता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की पद योग्यता अर्हताओं को बताता है। अनुच्छेद 59 शर्तों को बताता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ को बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग को बताता है। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, भारत का वह नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने जैसी योग्यता ना हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यह राष्ट्रपति की योग्यता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 संशोधन 1997, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जमानत राशि 15,000 है। यदि कोई उम्मीदवार कुल आवश्यक मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल संघ एवं राज्य के मंत्री लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाएंगे। निर्वाचक मंडल किसमें? अनुच्छेद 54 में। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। 70वें संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ने पहली बार भाग लिया था 1997 में। वे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो मनोनीत सदस्य होते हैं और एक विधान परिषद के सभी सदस्य होते हैं। आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन वह निर्वाचित हों, जैसे कि डेरेक ओब्रायन। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में बताई गई है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली होती है, आंद्रे हेयर विधि। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक मतदाता को वरीयता क्रम में मत देना होता है।
एवं जनसंख्या के अनुपात में मत मूल्य निकाला जाता है। 1971 में जैसे कि एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 1971 में जनसंख्या बटे निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है, यूपी के एक विधायक का मत मूल्य 2 से 8 है, सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य 7 है। सांसद का मत मूल्य सभी विधायकों के मत मूल्य का योग बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या बराबर 700 आता है। 84वें संशोधन 2001 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव में आधार वर्ष 1971 की जनगणना को ही माना जाएगा। मतगणना राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्धारित कोटा कुल वैध मत बटे रिक्त पद +1 और +1। अब तक एक बार 1969 में बीबी गिरी द्वितीय वरीयता में राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त की थी। वे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते ही देहांत हो गया था। उनमें पहले जाकिर हुसैन थे, दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे और 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार या कर्तव्य निर्वहन अधिनियम बनाया गया था। 1969 में ही मोहम्मद हिदायतुल्लाह उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। राष्ट्रपति चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया गया, लेकिन इस चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से होते हैं। जैसे 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी थे, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के महासचिव कौन थे? उत्पल कुमार सिंह। अनुच्छेद 71 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में बताई गई है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा श्रद्धापूर्वक संविधान व विधि की रक्षा एवं जनता के कल्याण की शपथ दिलाई जाती है, जिसमें परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तीनों यहाँ शब्द आते हैं। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में बताया गया है। पद ग्रहण से 5 वर्ष तक त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 में बताई गई है। किस कारण से महाभियोग लगाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। संसद में विचार से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं अथवा प्रतिनिधि पक्ष रख सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उसका दूसरा सदन इसकी जांच करता है एवं आरोप सही साबित हो जाने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति को पद से हटाया हुआ मान लिया जाता है जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो अमेरिका से ली गई है। वे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं
वे विधानसभा के सदस्य होते हैं और वे सदस्य जो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में नहीं, वे संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की: कार्यपालिका संबंधी, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ 3 होती हैं, जैसे कि पहली राष्ट्रीय आपात 352 और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। कार्यपालिका शक्तियाँ अनुच्छेद 53 में बताई गई हैं। देश की कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 77, देश के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि व प्रशासन के संबंध में सूचना मांग सकते हैं। पीएम का कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाए। अनुच्छेद 75 कहता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करेंगे एवं पीएम की परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 263, केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता पीएम के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां: महान्यायवादी की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्तों की नियुक्ति, संघ या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, दिल्ली एवं पुदुचेरी में सीएम की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और विदेशों में उच्चायुक्त राजदूत की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 80(3) में बताई गई हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से। अनुच्छेद 331 में यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा। यह अनुच्छेद 331 में कहा गया है। एक 104वें संशोधन 2020 द्वारा 331 व 333 को निष्प्रभावी कर दिया गया और अनुच्छेद 85 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत सत्रावसान व लोकसभा को भंग या विघटन कर सकते हैं। अनुच्छेद 86 क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं एवं उसे संबोधित भी कर सकते हैं। अभिभाषण तैयार करना मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। और अनुच्छेद 87 कहता है कि वर्ष की प्रथम बैठक व लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देंगे। अनुच्छेद 99 कहता है कि संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति प्रतिनिधि द्वारा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि द्वारा, जो कि कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर होते हैं, द्वारा संसद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 99 में बताया गया है। और अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक है। क्यों बुलाई जाती है? जब संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद होता है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति। संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है। पहली
पहली 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर, जिसके अध्यक्ष AS आइगर थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। यह 1978 में दूसरी बैठक बुलाई गई, संयुक्त बैठक बुलाई गई बैंकिंग व डाकघर विधेयक पर, जिसके अध्यक्ष KS हेगड़े थे, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष थे। 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसके अध्यक्ष PM सैयद थे और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो उस समय GMC बाल योगी की मृत्यु हो चुकी थी। धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों के बारे में बताता है। विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं और पुनर्विचार हेतु एक बार भेज सकते हैं और अपने ही पास सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 111 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में बताया गया है। कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अर्थात विश्रांति काल हो। अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह और सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह। राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति आधार अनुच्छेद 111 ही है। अत्यधिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या जैवी वीटो या विशेषित वीटो। अत्यधिक वीटो क्या है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को समाप्त कर सकते हैं, जैसे कि 1954 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक लाया गया था। 1991 में R वेंकटरमण द्वारा सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि। निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज दे तो निलंबनकारी वीटो है। पॉकेट वीटो या जेवी वीटो क्या है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास ही सुरक्षित रख ले। 1986 में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक, पॉकेट वीटो।